Namaste. My name is Sandeep, and today we would like to talk on social emotional learning. So we do have Smriti Mirani. So hi, Smriti. Hello, Sandeep. How are you? Yeah, I'm good. I'm good. So Smriti, just tell me something about yourself, your journey, and all about the concept. Sure, sure. So, सबसे पहले, let me begin by thanking you for having me today. So, let me start by talking about a bit about myself. मैंने अपना engineering as an energy engineer complete किया है from IIT Bombay. And through my journey, जब मैं IIT Bombay में थी, तब मैं जब अपने आसपास भी लोगों को देखती थी या खुद को भी देखती थी, तो मुझे इतनी सारी लोगों के स्ट्रगल्स दिखाई देते थे. So, जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मुझ में एक कॉन्फिडेंस नहीं था. मैं अगर कुछ भी काम करती थी तो उसमें भी हमेशा मैं दूसरों पे रिलाई करती थी, या बोलने में, जैसे अभी मेरे काम की वजह से मुझे इतने सारे लोगों के साथ, इतने बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ मुझे वर्कशॉप्स लेने होते हैं, बोलना होता है, लेकिन बैक देन मैं बोल नहीं पाती थी. एंड जब मैं अपने दोस्तों को देखती थी तो उनमें भी मुझे दिखता था कि they were struggling with so many different things, like abuse, alcohol abuse तो इतना common होता था at times. Also जैसे they were struggling with at times depression. One of them attempted suicide, and तब एक और दोस्त मुझसे शेयर कर रहा था कि हाँ, मैं भी तो अपने सेकेंड ईयर में suicidal था, and which was very disturbing for a sensitive person like me. So through that journey मुझे लगा कि ये जो कुछ कुछ skills हैं जिसे हम बोलते हैं social emotional skills, वो इतने महत्वपूर्ण होते हैं और वो हमें कोई कभी सिखाता नहीं है. वो हमें अपने बल पे छोड़ दिया जाता है कि हाँ, वो ठोकर खा के या अपने एक्सपीरियंसेस से या इधर उधर देख के ये चीजें सीख लो कि कैसे खुद को समझना है, कैसे खुद की बात को बोलना है, या फिर कैसे एक दूसरे के साथ काम करना है या को एग्जिस्ट करना है. तो फिर मुझे लगा कि ये एक बहुत ही की चीज है और एक बहुत ही बड़ा गैप है कि जिसे हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम ने तो एकदम अनदेखा कर दिया है. और इसीलिए about 1.5 years ago I started this small organization council with the aim कि ये जो चीजें हैं वो हम बच्चों को सिखाएं in a timely manner, जिससे कि उनको लाइफ में इतनी सारी जो चीजें होती है, लाइफ में इतनी सारी जो हर्डल्स होते हैं, चैलेंजेस होती है, वो ओवरकम भी कर सके और वो लाइफ को सेलिब्रेट भी कर सके, एंजॉय भी कर सके और उसे अपने तरीके से फुल्ली जी सके. सो दैट्स केमिकल इंजीनियरिंग का क्या हुआ? So वो जो एनर्जी इंजीनियरिंग एक्चुअली एनर्जी इंजीनियरिंग, सॉरी, यस. हाँ, सो एनर्जी इंजीनियरिंग तो अभी भी मेरे दिल के काफी करीब है. सो मैं अपनी तरीके से जब भी हो सके आई ट्राई टू डू थिंग्स फॉर द एनवायरनमेंट, एंड तो उस तरीके से वो मेरे दिल के अभी भी बहुत करीब है. ऐसा भी रहता है कि हम लोग बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन हमारा कोर क्या है वो हमें जानने में बहुत टाइम लगता है. ये बहुत डिफरेंट टॉपिक है और इस पे भी कुछ अलग से हो सकता है, लेकिन ये दिस इज अ बिग टॉपिक कि हमारा कोर हमें तब समझ में आता है जब हम चीजें से निकल जाते हैं. खैर, बाय द वे, दैट्स ग्रेट. सो ठीक है, इसके अलावा हम जानना चाहेंगे कि जो सोशल इमोशनल लर्निंग है इसका मतलब क्या है और ये इसको किस तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं. श्योर. तो सोशल इमोशनल लर्निंग को अगर हम एकदम सो सोशल इमोशनल लर्निंग जो है उसको हम एकदम सिंपल तरीके से अगर समझे तो वो ये है कि हम खुद क्या फील करते हैं उसको हम जाने और उसको हम मैनेज कर सके, ना कि हमारे फीलिंग्स और हमारे इमोशंस हम पे हावी हो जाए. एंड ऑफ कोर्स इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है ऑफ
एम्पैथी, कंपैशन, कि जो हम दूसरों को समझते हैं, दूसरों की बात, कभी अनकही बातों को भी हम समझते हैं, और हम कैसे वो रिलेशंस बिल्ड करते हैं एट होम, एट स्कूल एंड एट द वर्क प्लेस। एंड ऑफ कोर्स इसमें फिर बहुत सारे पहलू होते हैं जिसमें हम धीरे धीरे करके जाएंगे। जब हम इन चीजों के बारे में, जब हमारा सोशल इमोशनल डेवलप होता है तो हमारा एक सेंस डेवलप होता है जिसके थ्रू हम उन चीजों को बहुत अच्छे से कैच कर पाते हैं, और वो चीज नहीं हो पाती जो एक्चुअली जिस चीज का अवेयरनेस नहीं होता और कुछ बड़ी चीजें होने को होती हैं वो चीजें बच जाती हैं, जैसे सोसाइटल चीजें हो गई या जो रिलेशनशिप जो बिल्डअप रहता है वो टूटने से भी बच जाता है। तो बहुत सारी चीजें अगर इसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और एक डेवलपमेंट रहता है तो ये हो जाती हैं। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अगर इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से समझना चाहूँ, सो दो चीजें हैं, एक ही क्वेश्चन का दो पार्ट। नंबर वन कि मान लीजिए एक सोशल इमोशनल लर्निंग हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है, एकदम खराब है और खराब हो जाता है, बिल्कुल एकदम डिलीट कर देते हैं पूरे इंडिया से, है ही नहीं। What would India then look like? इंडिया मतलब सोसाइटी, our behavior would look like। और अगर वो हम बड़े अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं अपने सोसाइटी में, एजुकेशन सिस्टम में, बिहेवियर में, एटसेट्रा, फैमिलीज में, वैल्यूज में, देन हाउ वुड आवर बिहेवियर, आवर सोसाइटी वुड लुक लाइक, हाउ वुड हमारा इंटरेक्शन फिर कैसा होगा। सो इन द एब्सेंस ऑफ इट एंड व्हेन इट इज फुल्ली इंटीग्रेटेड, तो दोनों में, हमारे बिहेवियर में, हमारे सोसाइटी में क्या डिफरेंस समझ में आएगा? Wow, that's a beautiful question, Amit. So, इसमें ना मैं थोड़ा सा एक बताना चाहूंगी जो हमने अपने बच्चों के साथ किया था एक सेशन में। तो हमने उन्हें ये क्वेश्चन दिया था कि अच्छा आप इमेजिन करो कि इस दुनिया में, द प्रॉम्प्ट दैट वी गिव वाज कि इस दुनिया में nobody cares एंड बच्चों ने ऐसी ऐसी चीजें इमेजिन करके लिखी कि जिससे लाइक हमारा लाइक पूरा इट्स हार्ट रेंचिंग कि ओ माय गॉड। सो दे वुड ड्रॉ थिंग्स लाइक कि हाँ, सच एज कि कोई इंसान एक बिल्डिंग से कूद रहा है और किसी को फर्क नहीं पड़ता, या फिर एक बच्चा एकदम एपैथी के साथ, लाइक उसके सारे इमोशन उसने सप्रेस कर रखे हैं, वो रो रहा है और वो ऐसे सोच रहा है कि नहीं, nobody cares about me, right? So at one extreme it can become कि हम एक दूसरे के बारे में बिल्कुल केयर नहीं करते, एपैथी जो हम बोलते हैं कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी को किसी से, बस हमें खुद से मतलब है। इसमें हमें फर्क भी नहीं पड़ेगा कि अगर हम इफ वी आर destroying other people to get ahead in life से लेके if we are destroying relationships, if we are hurting the environment, ये सारी जो चीजें हैं वो एक एक्सट्रीम केस सिनेरियो में होगी। ऑफ कोर्स ऐसे केसेस में इतना सारा वायलेंस भी होगा क्योंकि इट्स ऑलवेज अबाउट मी। जैसे आप अभी इतने ध्यान से मुझे सुन रहे हो, ऐसी दुनिया में कोई किसी को सुनेगा नहीं, किसी को मतलब नहीं है कि दूसरे इंसान को क्या कहना है या क्या वो सोच रहा है दूसरा इंसान। एंड सो ये दुनिया, जब हम बच्चों के साथ ये एक्सरसाइज करते हैं तो बच्चे यही बोलते हैं कि हम उन्हें पूछते हैं फिर कि क्या ऐसी दुनिया में आप रहना चाहोगे, और वो बोलते हैं नहीं मैम, ऐसी दुनिया में नहीं रहना है हमें। एंड ऑन द अदर एक्सट्रीम अगर आप देखें, देन देयर इज आई वुड से देयर इज love of all kinds, and these days I think we misunderstand love, but उसमें नहीं जाते हैं। Acceptance, there is acceptance of your who you are and who I am, your eating habits, your caste, your religion, your gender, your age, your कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, ये सारी जो चीजें हैं उन चीजों का एक्सेप्टेंस होगा एंड आपके ओपिनियंस का रिस्पेक्ट होगा। फिर like we will all try to live in harmony, we will all try to be in such a way कि हर इंसान loved और cared feel करे। ऐसे एक मैं बड़ा खराब सा एग्जांपल दूं, मे बी मैं कितना उसको समझ रहा हूँ नहीं समझ रहा हूँ। लेट्स से आज के टाइम में तो हम लोग आईटी वाले डिवाइसेस वाले में जी रहे हैं। So let's think of the system, the device I am using.
अगर ये डिसकनेक्टेड है, पूरा इंटरनेट पूरे दुनिया का बंद है, ये हमारे सारे डिवाइसेस डिसकनेक्टेड है, तो वो अकेला क्या काम कर सकता है? एंड व्हेन इट इज कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट विथ ऑल द सिस्टम्स एंड डिवाइसेस इन द वर्ल्ड, तो हम लोग ये जब कर रहे हैं, so it will, in that sense, it will be a connected world or a completely disconnected, isolated world. So you are doing what you are doing, that's all. ऐसा कुछ analogy दे सकते हैं क्या? Yes, why not? Yes, why not? एंड प्लस इसमें क्या है कि ये तो फिर भी अच्छा है कि अगर सब डिस्कनेक्टेड हैं और खुद खुद का कर रहे हैं, बट इन दैट डिस्ट्रक्टिव वर्ल्ड, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और क्योंकि अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है ना, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर हम सिर्फ कंपटीशन पे जीते हैं, या अगर हम एक दूसरे के बारे में बिल्कुल केयर नहीं करते हैं और वो वाला, तो इट्स मोर, इवन मोर ऑफ डिस्ट्रक्शन. हाँ, right? अगर हाँ, a lot of destruction, a lot of competition, a lot of distrust वाली दुनिया होगी वो. हाँ, कोई किसी का केयर ही नहीं कर रहा है, तो फिर हमें क्या फर्क पड़ता है तुम जी रहे हो मर रहे हो. मे बी even let's say I am hungry, I may feel like eating you. Kind of. Yeah, why not? हाँ, extreme cases में why not? Extreme form, I mean certainly maybe हाँ, it's just a hypothetical extreme case. हाँ. Good. Sandeep, next. Yes, so like, okay, fine. And this next one is like, what would be the activity for social emotional learning? हाँ, कर कैसे सकते हैं इसको, डेवलप कैसे कर सकते हैं? हाँ, absolutely. So let's take a step back in this case. हम जो बिलीव करते हैं एट काउंसिल, एंड जो मुझे लगता है इन आवर इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, कि ये चीजें किसी भी बच्चे के अंदर होती ही है. सो देयर आर सो मेनी स्टडीज, रिसर्च भी ये कहता है कि बच्चों के अंदर एक मॉरल कंपस ऑलरेडी है. इसका एक बहुत अमेजिंग रिसर्च है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगी मैं. येल का एक स्टडी है जो कि एकदम छोटे बच्चों को पे स्टडी करता है कि उनका मॉरल डेवलपमेंट कब शुरू होता है. सो वो उनको एक पपेट शो दिखाते हैं कि जिसमें एक गुड बनी होता है और एक नॉट सो गुड बनी होता है. सो गुड बनी उस पपेट शो में एक कैरेक्टर को उसका एक बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहा होता है, तो गुड बनी उसकी मदद करता है, ओके, पपेट शो में. और जो नॉट सो गुड बनी होता है, या जैसे हम बोलते हैं बैड बनी बोल सकते हैं फॉर नाउ, तो वो बैड बनी होता है, वो आके एकदम धड़ाम से वो बॉक्स बंद कर देता है. ऐसे प्ले चल रहा होता है पपेट शो में. अब फिर बच्चों को बोला जाता है कि अच्छा, आप ये आपके पास एक चॉकलेट है या एक ट्रीट है, तो आप किसको दोगे? तो वो बच्चा इन मेजॉरिटी केसेस वो गुड बनी को आइडेंटिफाई करके उसे वो चॉकलेट ऑफर करता है. और आप मानोगे कि अगर 3 महीने के भी बच्चों पे ये एक्सपेरिमेंट होता है, तो ऑफ कोर्स 3 महीने के बच्चे तो ये चॉकलेट उठा नहीं सकते, राइट? तो 3 महीने के बच्चे क्या करते हैं, वो गुड बनी तो वो देखते रहते हैं विथ दैट थिंग कि कि आई एम मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द गुड बनी, कि अच्छा ये इसने कुछ अच्छा काम किया है ऐसे. सो ये जो चीजें हैं ऑफ एम्पैथी, मॉरल डेवलपमेंट जो होता है, ऑफ कोर्स अलग अलग सिचुएशंस या अलग अलग जेनेटिक्स पे भी ये डिपेंड करता है, बट ये सारी चीजें हम बिलीव करते हैं कि किसी भी इंसान के अंदर होती ही है. नाउ होता क्या है कि आपके एक्सपीरियंसेस की वजह से, कि अगर आपके घर में आपको अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा वायलेंस है, या अल्कोहल अब्यूज या ड्रग अब्यूज या इस तरीके की चीजें होती है, तो फिर ये एडवर्स एक्सपीरियंस की वजह से ये जो अच्छी क्वालिटीज है कभी कभी बच्चों के अंदर, वो कम होती जाती है. दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है टू अप्रिशिएट अचीवमेंट ऑलवेज एंड टू नॉट पे अटेंशन टू देयर इमोशंस. कि बच्चा कोई अच्छा काम करता है या काइंडनेस दिखाता है या दिखाती है, तो तब हम उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते. बट वो जब अचीव करती है या करता है कुछ भी,
तभी हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। तो उन्हें लगता है कि इस दुनिया में मुझे बस अचीव करना है, ना कि अच्छा इंसान बनना है। सो ये जो चीजें होती है उनसे कभी कभी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है बच्चों पे। और अगर उसको मैं थोड़ा सा और इंटरप्रेट करूं तो देन आई विल से कि देन प्रोसेस बिकम्स इररिलेवेंट, कि भाई अल्टीमेटली मेरे को अचीवमेंट से मतलब है कि उस प्रोसेस में आई एम वैल्यूड, मोरल, मेरा बिहेवियर कैसा होता है नहीं मैटर करता है फाइनली। एंड देयरफॉर अगर उसमें कुछ थोड़ा मैनिपुलेट भी करना है प्रोसेस में तो मे बी चुपके से चोरी से मैं करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो क्या मैंने रखता है अचीवमेंट। सो करप्शन एटसेट्रा एटसेट्रा, जॉब्स के लिए क्लासेस में हम देखते हैं कि यू नो मुझे मार्क्स लाना है तो चीटिंग भी चलेगा। बाद में किसे पता है कि so then in that sense that corrodes us morally, तो हमें वो morally corrupt शुरू से बना देता है। very true अमित। and जैसे हम बोलते हैं ना कि ends justify the means, कि अगर अच्छा काम करना है तो हम कैसे भी कोई भी रास्ते से करते हैं वो चलेगा। एंड दिस लाइक हम जिस दुनिया में रहते हैं, यू नो, कि इट्स इजियर टू डू टू फॉल प्रिवी टू ऑल दीज थिंग्स, कि इट्स इजियर टू किसी भी रास्ते पे चले जाना या कुछ भी करना, इट्स इजियर। एंड व्हाट्स डिफिकल्ट इज, हम लोग देख सकते हैं हमारे सोसाइटी में हमारे अराउंड मैक्सिमम चीजें यही हो रही हैं। एंड इनफैक्ट दैट इज कॉल्ड आल्सो बी प्रैक्टिकल, don't be idealistic, be mature, this is how the world works। तो यही तो हम absolutely and so it is also justified and said कि भाई if you can't do this, you are not practical enough, you are not mature enough, you are living in an idealistic world, तुम्हारा तो कुछ हो नहीं सकता। so exactly हाँ। and एक सवाल मेरे दिमाग में आया है कि लेट्स सपोज एक 10th क्लास का बच्चा है, ठीक है। अब उनके पेरेंट्स उनको एक प्रॉपर प्रोसेस दे रहे हैं, वो प्रॉपर एक गाइडेंस दे रहे हैं कि ये करनी चाहिए चीजें, ये नहीं करनी चाहिए। और उसके सराउंडिंग में एक नेगेटिव बच्चा आता है, जैसे बोलते हैं कि संगत उसकी वैसे लोगों के साथ है जहां जैसी होनी नहीं चाहिए, लेकिन अब वो उसकी संगत में आ जाता है। अब 10th क्लास का बच्चा सपोज करो सिगरेट पीने लग गया या कोई गुटखा खाने लग गया, या होता है बहुत सारे, क्योंकि हम लोग जो बात जिस चीज की बात कर रहे हैं उसका मतलब शहर से नहीं है, उसका मतलब पूरे इंडिया से है। गांव के बच्चे इस तरह की चीजें करते हैं, तो कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि वो ऐसी चीजें करे, लेकिन ऐसी होती हैं चीजें। तो वहां पे इमोशनल बिल्डअप अपन कैसे करेंगे उन चीजों को लेके, इन टर्म्स ऑफ आई मीन पेरेंट्स के माइंडसेट के पर्सपेक्टिव से और उस बच्चे के माइंडसेट पर्सपेक्टिव से हम कैसे उन चीजों को देखेंगे और कैसे वहां इमोशनल बिल्डअप हम करेंगे? राइट सो ये सारी जो चीजें होती है, यू नो, कि जब बच्चे एक्सप्लोर करते हैं ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सो अगेन आई थिंक ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी हो जाएगा, तो खैर इससे थोड़ा सा वापस आ सकते हैं हम। बट पॉइंट इज कि हम अगर इन जनरल देखें कि कोई भी, जैसे हम बोलते हैं, जैसे आपने बोला खराब संगति या बैड हैबिट्स या जो भी चीजें हैं, राइट, सो उसमें भी मुझे लगता है जहां तक there is no black and white in anything. So for example, हम 2 साल के बच्चों को फोन पे खाते समय हम कुछ वीडियोस दिखा रहे हैं, so is this right or wrong? Right? So आजकल तो बहुत हो रहा है, मोबाइल पे जब तक बच्चे नहीं उनके हाथ में दो वो खाना नहीं खाते, दूध नहीं पीते। राइट और आप 2 साल के बच्चों को सिगरेट पिलाओगे या दारू पिलाओगे? नहीं, वहाँ एक लेवल आ गया ना, वहाँ पे वो उतना उस चीज का उतना लेवल है। नहीं देन हाउ डू यू नो कि कौन सा किसका लेवल कौन सा है? तो हमारे दिमाग वहाँ पे उन्होंने वो मोबाइल लिया तो उसने उस सेम लेवल को क्रॉस कर दिया ना। एक 10th क्लास का बच्चा अगर सिगरेट ले रहा है, उस सेम टाइम अगर एक 2 साल का बच्चा मोबाइल ले रहा है, तो वो नेगेटिविटी या फिर वो हैबिट तो गलत ही है ना दोनों। शायद I would still put in the gray area. We possibly don't know everything. Yeah. So in most cases, yes. So in most cases ये होता है कि कोई भी जो चीज होती है वो कभी-कभी वो सिर्फ एक टूल है। जैसे फोन है, अगर हम फोन की बात करें तो वो एक टूल है, तो इससे आप जो चाहे कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हथौड़ा है, तो हथौड़े से मैं किल्ली भी ठोक सकती हूँ और किसी का सर भी फोड़ सकती हूँ, राइट? आप उस टूल को यूज कैसे करते हो उसकी बात है। जैसे कि अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस या सोशल इमोशनल लर्निंग की भी बात करें,
तो उसे भी आप यूज कर सकते हो कि टू मैनिपुलेट अदर्स, टू बी सेल्फिश एंड गेट योर वे, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। इसीलिए उसमें एक एथिक्स का कंपोनेंट जुड़ना चाहिए कि जहाँ पे उसको आप एक एथिक्स के नजरिए से भी देखो, और ये भी आप सोचो कि मैं जो कर रही हूँ कर रहा हूँ वो क्या सही है या नहीं। और उसकी जो समझ है वो वही इन मोस्ट केस हमें अंदर से आती ही होती है, बट देन लाइफ हैपेंस एंड फिर हम जो भी करते हैं वो हम जस्टिफाई करते जाते हैं टू से कि अरे सब कर रहे हैं, अरे दुनिया ऐसी है, बट हम कभी ये नहीं सोचते कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए। एंड हाँ, ऐसा भी रहता है कि जो बच्चे हैं वो नोटिस करते हैं पेरेंट्स को और आसपास के सराउंडिंग को। मेरा एक छोटा सा, मेरा 2-2.5 साल का बच्चा है और वो मतलब नोटिस करता है बड़े बेटे को, तो अपनी मम्मी से बोलता है कि मम्मा मुझे गुस्सा आ रहा है। मतलब वो क्योंकि वो बड़ा बेटा ऐसे करता है इसलिए उसको देख के वो भी ऐसा बोलता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, ये करूंगा वो करूंगा। तो ये हम लोग देखते भी हैं। तो उस केस में मेरा इतना ही है कि वहां पे एज ए पेरेंट हम कैसे उन चीजों को कंट्रोल करें, क्योंकि होता है कि ऐसा ना हो और कहीं ना कहीं वो चीजें हो ही जाती हैं कि वो मोबाइल खिलौना हो गया, बच्चा रो रहा है, ये पकड़ थोड़ी देर शांत बैठो। तो वो इस तरह की सिचुएशन की वजह से वो सिचुएशनल बेस्ड चीजें हो जाती हैं। पर वहां हम ऐसे कैसे कर सकते हैं कि वो चीज ना हो, पता नहीं अब वो चीज किस तरीके से हम टेक केयर कर सकते हैं, या हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हर बार बच्चा रोता है और हमारा उस टाइम प्रियोरिटी बेसिस पे ये रहता है कि ये चुप हो जाए, बाकी कुछ भी कर लो। तो ये कंडीशन है। हाँ हाँ, सो आपकी बात एक्चुअली बहुत स्मृति सही है। जो आपने बोला ना, आई एम ऑल्सो गेटिंग, जिसपे कि हमारा अभी दिन पे दिन थोड़ा और एम्फेसिस बढ़ता जा रहा है, इस वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। सो एथिक्स की जब बात कर रहे हो, और इसीलिए ये फंडामेंटल है, ये सबको सीखना समझना जरूरी है। द एग्जाम्पल यू टुक कि भाई एक हथौड़ी है, इससे मैं सिर भी फोड़ सकता हूँ और कुछ बनाने के काम में भी, इट्स अ प्रोडक्टिव यूज ऑल्सो एंड डिस्ट्रक्टिव यूज ऑल्सो। और यही तो एक्चुअली होने लगा था, जबकि हम देख रहे हैं कि अगर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन नहीं है, सो यू कैन यूज द सेम एनर्जी इंजीनियरिंग नॉलेज टू ईदर बिल्ड समथिंग और डिस्ट्रॉय समथिंग। तो फिर व्हाट, किस तरीके की दुनिया में हम एंटर कर रहे हैं। और मेनली इसीलिए तो इवन व्हाट आई डिसाइडेड टू डू इन माय लाइफ, इसीलिए कि भाई इज दिस द वर्ल्ड दैट इज द आइडियलिस्टिक? Completely no. Is this the world I would like to pass on to the next generation? Possibly not. How can I contribute a little bit in इसको उस तरफ ले जाने में, so that at least the next generation has slightly better world than us, and then the journey continues. तो उस प्रोसेस में धीरे 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 वो होता रहेगा। So anyways, yes, sorry मैंने आपको बीच में कट कर दिया। नहीं नहीं, सो मैं तो यही सोच रही थी कि अभी हमने ना इतने सारे इसके पहलू भी, लाइक आपने जब बोल रहे थे, जैसे संदीप बोल रहे थे अबाउट पेरेंट्स इन रियल टाइम के बच्चों के साथ कैसे बच्चों को कभी कैसे हैंडल करे, या कभी कैसे ये स्किल्स या वैल्यूज उनमें बच्चों में डाले। एंड जैसे आप बोल रहे हैं कि ये जो चीज है बहुत ही कभी कभी इट्स नॉट प्रैक्टिकल और नहीं हो पाता, बट कैसे करें। And we know that it's not an ideal world, and these things are too good to be true, right? So let me take your Amit, आपने जो बोला उसको थोड़ा सा एड्रेस करती हूँ। सबसे पहले पॉइंट इज कि इसमें हर किसी का फायदा है, इसमें हर किसी का फायदा है, बिकॉज इमेजिन अ बॉस, अ लीडर who is who doesn't care, अरे मुझे मेरे पापा की तबीयत अच्छी नहीं है, मैं आधे दिन की छुट्टी ले सकती हूँ, आई डोंट केयर, ये काम खत्म करके जाओ, राइट? कोई भी चीज है, या फिर इतनी सारी चीजें होती हैं इन द वर्क प्लेस फॉर एग्जाम्पल, कि जहाँ पे काम से मतलब है, आप कैसा फील करते हो, आप कितना स्ट्रेस्ड हो, आपकी वर्क लाइफ बैलेंस कैसी है, उससे कोई मतलब नहीं है। ऑन द अदर हैंड, इमेजिन समबडी लाइक रतन टाटा। इमेजिन, जैसे कभी कभी मैं ताज का केस स्टडी का एग्जांपल देती हूँ कि कोई इंसान अपनी जान देके भी
वहां पे जब टेररिस्ट अटैक्स हो रहे थे तो अपनी जान देके भी वो वहां पे जो गेस्ट थे उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे. सो क्या ये वैल्यूज अगर हमारे लाइफ में हो तो क्या हमारी लाइफ अच्छी नहीं होगी? क्या वो जो कम्युनिटी है, वो जो कम्युनिटी में जो हमें स्ट्रेंथ मिलेगी, won't we be happier? And can money or any materialistic thing, and मैं ये अपने मन से नहीं कह रही या फिलोसफी नहीं बोल रही, this is all based on like real research. So ये जो relationships है versus अगर हम बोल रहे हैं कि monetary benefits या materialistic gains, वो इन चीजों से कई ज्यादा बढ़ के हैं. एंड कमिंग टू जो संदीप आप बोल रहे थे कि ये इवन द प्रीवियस क्वेश्चन कि ये सारी चीजें बोलने में तो अच्छी लगती है, बातें करने में तो अच्छी लगती है, बट ये करे तो करे कैसे? सो आई वुड लाइक टू से कि हाँ, इट्स सबसे पहले खुद से शुरू करते हैं, फिर बात करते हैं बच्चों में एज टीचर्स या पेरेंट्स हम ये चीजें कैसे इनकलकेट कर सकते हैं. सो सबसे पहले अगर खुद से शुरू करें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप किस तरीके के इंसान हो, आपका वैल्यू सिस्टम क्या है. कि अगर जब तक आपका वैल्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है, कि कुछ लोगों का होता है कि अच्छा और वो उससे आपकी सेल्फ आइडेंटिटी बहुत अच्छे से बनती है. कुछ लोगों का होता है कि अच्छा मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, कि मैं अपने दूसरों के टाइम की बहुत कदर करता हूँ या करती हूँ. मेरा जैसे कि है कि अगर किसी को जरूरत है तो मैं I'll drop everything and मैं उनकी बात सुनूंगी. कुछ लोगों का होता है कि वो अलग अलग कॉज से रिलेट करते हैं, कि जैसे क्लीनलीनेस या एनवायरनमेंट के लिए या एजुकेशन या चिल्ड्रन सेफ्टी एटसेट्रा, तो वो एक कॉज से जुड़े हुए होते हैं. तो ये आपका वैल्यू सिस्टम क्या है वो जानना सबसे पहले बहुत जरूरी होता है. एंड जो बाहर की दुनिया है इट्स वेरी केओटिक, वेरी स्ट्रेसफुल, लेकिन वापस वो जो होता है ना कि पानी स्थिर होता है, कभी कहीं उसमें रिपल आए, लेकिन वो फाइनली वो उसका बेसिक स्टेट है कि वो स्थिर होगा वापस, राइट. सो वो डेप्थ होना किसी भी इंसान में कि गोइंग बैक टू योर रियल सेल्फ, वो बहुत जरूरी होता है. एंड ये अलग अलग तरीकों से आप कर सकते हैं. जैसे अगर कुछ प्रैक्टिकल, अभी तक काफी फिलोसफिकल बातें चल रही है, थोड़ी अगर प्रैक्टिकल बातें हो जाए तो समथिंग एज सिंपल एज breathing, something as common as exercising regularly, या फिर कुछ भी आप कर रहे हैं उसको आप माइंडफुली करें, by enjoying the whole thing. जैसे मैं कभी कभी ये एग्जांपल लेती हूँ कि माइंडफुल वॉक करे. सो मैं अगर कभी भी थोड़ा स्ट्रेस फील करती हूँ तो मैं माइंडफुली वॉक करने की कोशिश करती हूँ, अगर नेचर में हो सके तो इवन बेटर. सो ये जो सारी चीजें होती है, ऑफ कोर्स स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली एंड कनेक्टिंग विद देम, सो ये जो सारी चीजें होती है दैट हेल्प यू come back to your best self, वो वाले स्टेट पे, और एक हैप्पीनेस, पीसफुल, काम स्टेट में वापस लाने में ये सारी चीजें हेल्प करती हैं. फिर ऑफ कोर्स इसमें थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें भी है, बट हाँ आप कुछ कहना चाहते थे क्या? बिल्कुल, क्योंकि एक आपने टच कर दिया ना माइंडफुलनेस. तो थोड़ा सा अगर माइंडफुलनेस भी बता दे कि ये क्या होता है तो वो भी अच्छा होगा. Sure, absolutely. I understand it. Simply is being present in the present moment without judgment. So इसमें for example अगर मैं basically खुद को detach कर देना even अपने thoughts से, अपने surroundings से, और सारी चीजों को objectively देखना without judging them, criticizing them, बस देखना और ऑब्जर्व करना, that's it. और जैसे अगर हम मेडिटेशन की बात करें तो मेडिटेशन में ये होता है कि यू कीप कमिंग बैक
यू ट्राई टू आपके अगर थॉट्स इतने सारे आते रहते हैं तो उसको थॉट्स को हटा के आप वापस कहीं अपने ब्रीदिंग पे फोकस करो, या अगर आप अलग अलग तरीके के मेडिटेशन या माइंडफुलनेस होती है. व्हाट हेल्प मी वांट्स टू अंडरस्टैंड कि जो माइंडफुलनेस है आप कभी भी कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप दोनों अमित और संदीप इतने माइंडफुली सुन रहे हैं, राइट? You're completely focused. I can see that. Yes, yes. So because आपने बोला mindful, so इसका मतलब मैं एक्चुअली रिलेट कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी चीजों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं इतने ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि हम जब वैल्यूएशन जनरेट कर रहे होते हैं अपने थ्रू, तो वहां पे क्या होता है कि हम चाहे मेडिटेशन हो, चाहे वो माइंडफुल वॉक हो, चाहे वो किसी भी प्रोसेस से जब हम एक स्टेबल सिचुएशन में पहुंचते हैं, तो वहां पे वो जो सिचुएशन होती है वो इस चीज की होती है कि मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है, मुझे 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 संतोष अपनी चीजों में रखना है. और जब उस सिचुएशन में कोई भी आदमी पहुंच जाता है तो बट ऑब्वियस है कि उसको किसी दूसरे से कोई फायदा नहीं देखना. और जब हम फायदा नहीं देखते हैं तो हम एक उस कंडीशन में रहते हैं कि जहाँ चीजें बहुत सही रहती हैं, हमको मतलब नहीं रहता किसी चीज से. तो मैं उस चीज को रिलेट करने की कोशिश कर रहा था. मैं भी एक एग्जांपल दूं, मे बी दिस एग्जांपल विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बेटर, और बाकी लोग जो इसे देखेंगे उनके लिए भी. सो अगर मैं कहूँ कि मैं वॉक पे जा रहा हूँ और मैं एक माइंडफुल वॉक पे जा रहा हूँ, और उसमें डिफरेंशिएट अगर मैं करूँ कि मैं नॉर्मली वॉक पे जाता हूँ तो मैं इधर आई एम लिसनिंग माय पॉडकास्ट और म्यूजिक और समथिंग, तो अगर मैं ये लगा के जा रहा हूँ तो इट्स अ माइंडफुल वॉक, और मैं इसको हटा के केवल नेचर को और उस वॉक को ही एंजॉय कर रहा हूँ, तो दैट इज माइंडफुल वॉक. आपके माइंड की होनी चाहिए चीजों को लेके, क्योंकि मैं वॉक करता हूँ मॉर्निंग 2 घंटे, मैं सारी चीजें हटा के केवल 2 घंटे मैं मेरे साथ रहता हूँ. इट इज फॉर मी बिकॉज 24 घंटे हम सारी चीजें करते हैं, तो जो 2 घंटे होते हैं उसमें मैं नेचर के बीच में वॉक करता हूँ, और मैं हमेशा अलग अलग जगह चूज करता हूँ. और उस टाइम मैं इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखता हूँ कि मेरे आसपास कोई ना हो, क्योंकि मेरा ट्रांस मुझे भंग नहीं करना है. तो जब मैं चल रहा होता हूँ तो मेरा माइंड वहां पे मुझसे कनेक्ट हो रहा होता है. और जब हम बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि शिमला में जाके कि आई एम बिलोंग्स टू इट, नदियों के पास जाके आई एम बिलोंग्स टू इट, बिलोंग्स टू इट नहीं, हम उसी का ही हिस्सा है. हम ह्यूमन ये सोच लेते हैं कि नहीं हम अलग हैं और ये यहाँ पे मैं पहुंच गया तो वी आर पार्ट ऑफ द नेचर. या सो हम उसी का प्रकृति का हिस्सा है. और जब हम वॉक कर रहे होते हैं प्रकृति के बीच में, तो हम कनेक्ट कर रहे होते हैं खुद को, अपने थॉट को, और उस नेचर के साथ सारी चीजें कनेक्ट कर रहे होते हैं, जहां हमें एक बहुत ही पीसफुल चीजें मिलती हैं. और जब वही उस सिचुएशन में आते हैं जब माइंड एकदम शांत हो जाता है, तो वहां पे चीजें बहुत अच्छे से बनने भी लगती हैं. हम हमेशा अपने लिए वैल्यू जनरेट करते हैं, और उस थॉट के साथ जब हम किसी से भी डील करते हैं तो एक वैल्यू एडिशन होता है. और हम वहाँ उस जो एथिक की आप बात कर रहे थे कि वो वैसी चीज हम लेके ही नहीं आते हैं कि किसी के लिए हम नेगेटिव नहीं सोचते हैं, किसी के लिए हम अलग अलग नेगेटिव माइंड या अलग अलग उनके लिए गलत नहीं सोचते हैं, क्योंकि उस सिचुएशन में आके आप हमेशा पॉजिटिव हो जाते हैं. उस सिचुएशन में आके हमेशा आप सामने वाले के साथ डोमिनेट करने की सोचते हैं. और ये माइंडफुल वॉक आपने जो एक वर्ड दिया है, दिस इज रियली ग्रेट, कि अब मैं बहुत सारी जगह इसको यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चीजें हम करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग जर्नी, बट उनके मायने हमें पता नहीं होते हैं कि अच्छा दिस इज इट, मैं कर तो रहा हूँ लेकिन इसका मतलब ये है. सो ये इस तरह की चीजें हैं. और अमित भाई आपने बताया कि आप जैसे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने अगर गाने चला रखे हैं तो आप अपने साथ नहीं हो, आप किसी एंटरटेनमेंट के साथ हो, आप जस्ट एंटरटेन कर रहे हो खुद को, आप अपने साथ नहीं राइट. और जब बिल्कुल सपोज करो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब वो चल रहे होते हैं तो सदगुरु को सुनते हैं. जी, एक्सपर्ट्स एडवाइस. Yes, please. नहीं, I am no expert here. But मैं यहाँ ना कुछ चीजों से सहमत नहीं हूँ, कि जैसे कि एंड अगेन जो भी हमारे प्री कंसीव नोशंस है माइंडफुलनेस को लेके, उनको थोड़ा सा एक बारी साइड पे रख देते हैं और एक बारी इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि अगेन माइंडफुलनेस मतलब कि इस प्रेजेंट मोमेंट में जो भी हो रहा है उसे मैं एंगेज कर रही हूँ, उस चीज से मैं एंगेज कर रही हूँ. तो जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी मैं माइंडफुली म्यूजिक भी सुनती हूँ. सो उसमें भी या फिर अभी है या फिर कभी सोते समय या जब मैं उठती हूँ
तब मैं माइंडफुली अलग अलग आवाजों को भी सुनने की कोशिश करती हूँ, कि जैसे घड़ी के जो घड़ी की आवाज होती है, वो जैसे बर्ड्स की आवाज है वो। सो म्यूजिक पे हाँ अमित सॉरी आप म्यूट पे हैं। हाँ, घड़ी की टिक टिक की आवाज या अभी आपके हाँ अराउंड बर्ड्स की आवाज आ रही है? या एग्जैक्टली। सो अगर मैं कोशिश करूँ तो जैसे वो कोई भी साउंड है हमारे आसपास, या जैसे मुझे इनिशियली जब मैं कॉलेज में थी तब मेरे साथ ये होता था कि मैं कभी म्यूजिक सुनती थी बट म्यूजिक सुनती नहीं थी, गानों को सुनती नहीं थी, उनके लिरिक्स को। बट कभी कभी टू टेक 5 मिनट्स मैं क्या करती हूँ, अपना कोई फेवरेट गाना लगाती हूँ और उसमें ना कि सिर्फ लिरिक्स बट ऐसे देखने की कोशिश करती हूँ कि कौन से सारे अलग 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 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे हैं, और वो मैं अप्रिशिएट करने की कोशिश करती हूँ। और इसमें बेसिकली मैं उस चीज में उस वक्त के लिए मैं खो जाती हूँ। सो वो है कि फोकस, हाँ, कि फोकस हमारा, हम कहाँ पे वो फोकस हम दे रहे हैं उस मोमेंट पे, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एंड जी मैं इस चीज को ऐसे देख रहा था कि अगर मैं मॉर्निंग में जा रहा हूँ तो मेरा माइंड सेट क्या है। मेरा माइंड सेट ये है कि मुझे मॉर्निंग में वॉक करते समय प्रेजेंस में रहना है, मुझे थोड़ा सा फिजिकल लेवल पे भी चीजें करनी है, या मैं पूरे दिन का क्या मुझे करना है, कैसे करना है, मैं अपने माइंड सेट से वो सारी चीजें प्लानिंग या उस चीज को मैं अपने आप से रिलेट कर सकूं। अब सेकंड पॉइंट ये है कि मैं चाहे रात के टाइम पे हो चाहे दिन के टाइम पे हो, अब मेरा माइंड सेट क्या है कि मुझे रिलैक्स होना है। अब उस रिलैक्सेशन में मैं हो सकता है कि 2 मिनट मैं एक डीप ब्रीदिंग कर सकता हूँ, मैं गाने सुन सकता हूँ, मैं कोई भी घड़ी की टिक टिक की आवाज सुन सकता हूँ। सो वो अलग माइंडसेट रहता है अपने आप को रिलैक्स करने का। तो वो अलग चीजें हैं। हाँ बट अगेन जैसे अगर हम जैसे अगर माइंडफुलनेस की बात कर रहे हैं तो उसमें वो नहीं चलेगा कि अच्छा मुझे क्या क्या करना है पूरे दिन में। वो शायद अगर मैं माइंडफुल वॉक के दरमियान अगर मैं वो सोच रही हूँ तो देन वो थॉट मेरा अलग अलग जगहों पे जा रहा है। अगर मैं ऑफ कोर्स अगर मैं बैठ के प्लान ही कर रही हूँ कि मैंने कॉन्शियसली सोचा है कि अच्छा मुझे अभी अपना दिन प्लान करना है, और अगर मैं वो चीज माइंडफुली कर रही हूँ, फोकस के साथ कर रही हूँ, तो वो अलग बात है। काइंड ऑफ यदि वो ऐसा नहीं है कि मैं अपना दिन प्लान कर रहा हूँ, वो एक सबकॉन्शियस में चीजें चल रही है, मैं चल रहा हूँ, मैं प्रेजेंस में हूँ, सारी चीजें चल रही है, लेकिन सबकॉन्शियस में कुछ चीजें भी चल रही हैं, क्योंकि आप उस टाइम अपने साथ होते हो। ये राइट है। और ठीक है, मैं भी एग्री करता हूँ आपके कि हम उस पर्टिकुलर टाइम में हम उसी टाइम में होते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए या अपने आप को फील करने के लिए, ना कि प्लानिंग और इन सब के लिए। जैसे बट वो भी खैर इट्स ओके, क्योंकि ये सारे थॉट्स आना लाइक ऑफ कोर्स आएंगे, इतनी सारी लाइक ऑफ कोर्स लाइक मैं भी लाइक बहुत टाइम से प्रैक्टिस नहीं कर रही माइंडफुलनेस या मेडिटेशन। जो लोग बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो घंटों तक वो मेडिटेट कर सकते हैं, एंड उनका प्रैक्टिस यस प्लीज कंटिन्यू। ओके हाँ, सो एज आई सेइंग कि उनका जो लेवल ऑफ कंट्रोल होता है ओवर देयर थॉट्स वो इतना ज्यादा लाइक अमेजिंग होता है, राइट। सो हमारे केस में यूजुअली क्या होता है कि जैसे दूसरा पॉइंट जो मैं बोलने वाली थी वो ये है कि थॉट्स जो हमारे हैं उनसे भी हम कैसे थोड़ा सा दूरी बना के उन्हें सिर्फ हम ऑब्जर्व करें दूर से, कि जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको जैसे मान लीजिए कोई हम ट्रेन से पास हो रहे हैं और अलग अलग स्टेशंस आ रहे हैं और जा रहे हैं। सो थॉट्स का माइंडफुलनेस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो भी थॉट्स आ रहे हैं उन्हें कोई बात नहीं, उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, बट थॉट्स को आने दीजिए और थॉट्स को उनसे दूरी बना के रखिए और थॉट्स को जाने दीजिए। वापस कोशिश करिए कि अपने उन थॉट्स की ट्रेन से फॉर एग्जांपल कि किस तरीके से बाय एग्जांपल हम समझ सकते हैं इसको कि थॉट को कैसे। श्योर यस प्लीज। श्योर सो फॉर एग्जांपल
जैसे मैं आजकल कुछ दिनों से वापस कोशिश कर रही हूँ कि मैं सुबह थोड़ा सा योगा करूँ। फिर उसके पहले और बाद में मैं कोशिश करती हूँ कि 1 या 2 मिनट आई जस्ट डू अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और तब आई ट्राई टू फोकस, लाइक मैं कोशिश करती हूँ कि थॉट्स को इतना एंगेज नहीं करूँ मैं उनके साथ। सो इसमें क्या होगा कि थॉट्स की ट्रेन शुरू हो जाएगी कि अच्छा आज ये वाला सेशन है, आज इस इंसान से ये बात करनी है, इन्हें कॉल करना है एक्सेट्रा। बट फिर अवेयरनेस आएगा कि ओ हम थॉट्स की गाड़ी में चढ़ गए, तो वापस उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, फिर खुद को वापस बोलो कि अच्छा कम बैक टू द प्रेजेंट, और वापस अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो। बट इट्स ओके, यही चीज बहुत बार होती है, यही चीज 10 बार ये साइकिल रिपीट होती है, बट इट्स ओके एज लॉन्ग एज यू कीप कमिंग बैक ऐसे। एंड ये एक एमेच्योर के नजरिए से मैं बोल रही हूँ, आई कुड बी रॉन्ग, बट जो एक्सपर्ट्स होते हैं इन चीजों में वो एक शायद उनका एक्सपीरियंस अलग हो, बट एज एन एमेच्योर इन बीइंग प्रेजेंट मेरा ये मानना है। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी काइंड, टू बी काइंड टू योरसेल्फ। कि ऐसे नहीं कि कभी कभी हम उस चीज का स्ट्रेस लेते हैं कि अरे थॉट्स आ रहे हैं, लाइक तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। सो बी काइंड टू योरसेल्फ कि ठीक है थॉट्स आते हैं, दैट वे। हाँ अच्छा, अगर मैं क्विकली थोड़ा इसको रैप अप करके आगे मूव करने की कोशिश करूं, तो फर्स्ट एल से माइंडफुलनेस इज बेसिकली कि भाई आप जो भी कर रहे हो ना उसको एंजॉय करके करो, उसको समझ करके करो। बहुत सारी चीजें हम करते हैं बस करने के लिए कर रहे होते हैं, तो म्यूजिक लगा दिया है बट ध्यान कुछ और है। अभी मैं ये सेशन में हूँ तो मुझे आप लोगों से बात करने में एंगेज है, लेकिन मेरा ध्यान कहीं नेक्स्ट काम में है, नेक्स्ट कहीं पे है। तो जो भी कर रहे हो, जो इस मोमेंट में कर रहे हो उस प्रोसेस को एंजॉय करो। वॉक कर रहे हो तो वॉक को एंजॉय करो, म्यूजिक कर रहे हो म्यूजिक को एंजॉय करो, पढ़ रहे हो पढ़ने पे ध्यान दो। लेकिन एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, हम सब लोग के साथ होता है, बहुत सारे लोगों मेरे फ्रेंड्स लोगों के साथ होता है, अभी है तो वो नेक्स्ट चीज के बारे में सोच रहे हैं, नेक्स्ट चीज में होंगे तो अभी वाले पिछला क्या के बारे में सोचेंगे। सो बेसिकली understanding what you are doing, valuing and enjoying, taking that joy of doing whatever you are doing. लेकिन अब अच्छा, अगर मैं वापस से, क्योंकि ऑल्सो स्मृति हैज लेस टाइम, उनको भी और भी काम भी है, जाना भी है, तो नेक्स्ट मैं सोच रहा था कि भाई जब हम सोशल, कमिंग बैक टू द टॉपिक सोशल इमोशनल लर्निंग, और लर्निंग के लिए बाद में जैसे कोई भी डॉक्टर होता है ना, जब हम बात करने लगे फिजिकल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का, so then we have some level, kind of way to diagnose, you know, assess कि भाई मेरा हेल्थ पैरामीटर क्या कह रहा है, मेरा बीपी, शुगर, मेरे यू नो इको, व्हाटएवर इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं। तो इमोशनल स्पेस में कुछ ऐसा है क्या, कुछ मेजर कर सकते हैं, कोई असेसमेंट कर सकते हैं कि मुझे पता हो अच्छा संदीप का इमोशनल लेवल ये है या इनका ये है, इनको इस वाले एस्पेक्ट की जरूरत है, इनको इस वाले एस्पेक्ट की जरूरत है, या नहीं है। मे बी he has overcome something, like he's a cancer fighter और उसने overcome कर लिया, maybe he can teach me कि भाई अगर आपको हो रहा है तो आप कैसे कैसे कर सकते हो, etc etc. Is there a way? So वैसे तो ये जो पूरा कम्युनिटी है उसमें actually there are you know too many ways, too many definitions, too many assessments, and you know too many ways to look at these things, and not necessarily you know कि वहाँ पे उतना ज्यादा अग्रीमेंट नहीं है कि दुनिया भर में क्योंकि कॉन्टेक्स्ट और कल्चर इतने अलग अलग होते हैं, तो दुनिया भर में ऐसे अग्रीमेंट नहीं है कि बस यही है सोशल इमोशनल लर्निंग और यही उनकी चीजें हैं, ऐसा अग्रीमेंट नहीं है। लेकिन अगर क्रूडली इसे थोड़ा सा समझा जाए तो एक जो पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं कि खुद को ब्लेम करते रहना, या अंडर कॉन्फिडेंट होना, या खुद को डाउट करते रहना, और कि खुद ही में ये चीजें अपने बेसिकली और ये सारी चीजें होती है जब आप अपने इमोशंस को कॉन्स्टेंटली सप्रेस करते हो। दूसरी ओर कि अगर आपको कभी लगता है कि मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं रहा, तो आप अग्रेसिव हो जाओगे। You will always become aggressive and you will get your way. आप अपना तरीका वायलेंस से, अग्रेशन से,
और उसी से आप निकालते रहोगे, बट अगेन ऑल इन ऑल यू आर हार्मिंग योरसेल्फ। तो वो जब कब होता है, जब आप हमेशा किसी भी चीज के लिए किसी और को दोषी ठहराते हो कि गाड़ी मैं अच्छे से नहीं चला रही फॉर एग्जाम्पल, तो रास्ता खराब है, ट्रैफिक खराब था। तो वो ये चीज है कि कोई भी अगर आर्ग्यूमेंट हो रही है तो गुस्सा तब आता है बहुत ज्यादा जब आप हमेशा किसी और को उसके लिए ब्लेम करते हो कि मैं अगर लाइफ में अचीव नहीं कर पाई तो मैं बोलूंगी कि अरे वो तो मुझे स्कूल ही अच्छा नहीं मिला, मेरे पेरेंट्स ने अच्छा ध्यान नहीं दिया, एज अपोज टू एनी मैं सेम कि मैंने अच्छा। हाँ या सो ये दो एक एक्सट्रीम होते हैं, और फिर एज आई सेड कि इसमें बहुत सारे अलग अलग पहलू होते हैं, बट ये दो एक्सट्रीम चीजें होती हैं जिसे हम ऑफ कोर्स असेस कर सकते हैं। गोइंग बैक टू टॉकिंग अबाउट कि जैसे वो चीज हमने एड्रेस नहीं की है टिल नाउ, कि अब हमें पता है थोड़ी चीजें कि अच्छा हमारे गैप्स एज अ पर्सन एज एन इंडिविजुअल यहाँ है, तो हम उन्हें बढ़ाए कैसे। सो एज आई वाज सेइंग कि सबसे पहले तो इंडिविजुअली अगर मुझे उन चीजों पे काम करना है तो सबसे पहला स्टेप है कि अवेयरनेस कि मेरे स्ट्रेंथ्स क्या है और मेरे वीकनेसेस क्या है। उसके बाद वाला स्टेप ऑफ कोर्स है कि मैं खुद का बेस्ट इमोशंस के सेंस में कैसे पता करेंगे कि मेरा इमोशनल स्ट्रेंथ क्या है, मेरा इमोशनल वीकनेस क्या है? हाँ, सो इमोशंस के केस में आई डोंट थिंक हम वैसे उससे समझ सकते हैं, रादर हम उससे इमोशनल अवेयरनेस समझ सकते हैं कि जैसे अगर अभी के लिए अगर मैं फील कर रही हूँ कि अच्छा अब मुझे पता है कि मैं कैसा फील कर रही हूँ एंड दैट इज काम, क्यूरियस, उस टाइप का अभी फीलिंग है मेरा। अब जो इमोशंस हैं वो मैसेंजर्स हैं, जो भी इमोशन है वो एक मैसेंजर है जो कि हमें कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। सो इफ आई एम एन अवेयर पर्सन तो मैं उस मैसेज को डिकोड करके उस पे एक्ट करूंगी अच्छे तरीके से, सोच समझ के। इफ आई एम अ नॉट सो अवेयर पर्सन तो मैं जैसे हमारा जो प्रिमिटिव रिस्पॉन्स होता है, फाइट और फ्लाइट या जो भी चीजें होती है कि किसी ने मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने उल्टा के थप्पड़ मार दिया, राइट, वो सारी चीजें जो कि एकदम रिफ्लेक्स होता है, तो मैं रिफ्लेक्स में चली जाऊंगी और जो भी मुझे मन में आ रहा है मैं उस तरीके से एक्ट कर दूंगी अगर मैं अवेयर नहीं हूं कि मैं क्या फील कर रही हूँ और मेरे साथ अंदर क्या हो रहा है, राइट। एंड ये सारी चीजें वही है कि फिर आप प्रैक्टिस करके यही चीजों को प्रैक्टिस करके हम सभी को पता होता है कि हमारे गैप्स क्या है, कि हम ज्यादा गुस्सा करते हैं या हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं या क्या है, हम सभी को पता होता है, राइट। फिर ये है कि वो उन चीजों को हम प्रैक्टिस करते रहे, जो भी हमें हमारे लिए अच्छा है, हेल्दी वेज ऑफ कोपिंग या हेल्दी वेज ऑफ फीलिंग हैप्पियर। जैसे अगर मैं अल्कोहल पीऊंगी से लेके मैं एक्सरसाइज करूंगी तो दोनों ही चीजें विल प्रॉब्ली गिव मी हैप्पीनेस, बट मुझे चूज करना है कि मैं किन चीजों में ज्यादा इंडल्ज करना चाहती हूँ, राइट। एंड ये तो हो गई बातें कि ऑन एन इंडिविजुअल लेवल हम क्या कर सकते हैं टू इम्प्रूव आवर वेलबीइंग। अब अगर हम सोचे कि अच्छा हमें दूसरों में ये चीजें कैसे इनकलकेट करनी है, so that is where we also that is also like an ongoing I think curiosity for us कि हम दूसरों में ये कैसे कर सकते हैं। तो मेरे मानने में, और एंड अगेन दिस इज ऑल रिसर्च बैक, सबसे पहला चीज जो हम कर सकते हैं वो है मॉडलिंग, कि आप उनके लिए रोल मॉडल बनो rather than saying कि आप ये करो या आप वो करो या आपको ये करना चाहिए ऐसे। So, सबसे पहले आप एक रोल मॉडल बनो। तो जैसे बच्चे हैं वो आप में से कोई बोल रहा था, राइट, कि वो देख के सीखते हैं। yes, yes. सबसे पहले आप उन्हें ऐसा कोई प्लेटफॉर्म दो कि जहां वो ये चीजें खुद से रिफ्लेक्ट कर पाए। जैसे कि बहुत सारी बार ये होता है कि हम बच्चों को वो चीजें बता देते हैं कि ओ ये आपने किया
चीजें बच्चों में डेवलप इतना नेचुरली कभी कभी नहीं होती है कि अगर मुझे कुछ चाहिए और मैंने ले लिया और जिससे भी मैंने लिया वो इंसान रो रहा है या वो बच्चा रो रहा है, तो वो रो रहा है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं छोटा बच्चा हूं तो, राइट। तो उससे वो दिखाना जरूरी होता है कि दूसरों के प्रति मेरे एक्शन से दूसरों को क्या नुकसान हो रहा है या दूसरों को कोई तकलीफ हो रही है या नहीं, या दूसरों को फायदा हो रहा है। सो वो चीज और रिफ्लेक्शन से मुझे लगता है कि वो आएगा कि बच्चे खुद ही में सोच पाएंगे। तो इसीलिए ये वो फिलॉसफी है कि किसी को कहने से या सिर्फ सिखाने से ये सारी चीजें नहीं आएगी, वो एक्सपीरियंस से खुद रिफ्लेक्ट करने से वो सारी चीजें आएंगी। और फिर हम जैसे एट एन ऑर्गेनाइजेशन लेवल हम यही कोशिश करते हैं कि एक हम सबके लिए एक पॉजिटिव और सेफ एनवायरनमेंट बनाए, जहाँ पे कि जैसे आपने वो भी बोला था कि अगर हम फेल होने में कतराते हैं तो वो जो सारी चीजें हैं उसके लिए लोगों को एक पॉजिटिव एनकरेजमेंट मिले कि कोई बात नहीं, आप मिस्टेक्स भी करेंगे तो कोई बात नहीं, आप फेल भी होंगे तो कोई बात नहीं, आपको अगर कुछ शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं, आप हम सब साथ में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और जो हमने रिफ्लेक्ट किया इस सिचुएशन के लिए वो हम एक दूसरे के साथ उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं एक्सेट्रा। सो हम इन तरीकों की चीजों से हम कोशिश करते हैं कि जो बच्चों में जो अच्छी चीजें हैं वो बाहर आए और सिंपली वो सोच सके कि मेरे एक्शन से दूसरों पे क्या असर पड़ रहा है। एंड उससे हम ज्यादा हद तक हम देखते हैं कि बच्चों में वो पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, बच्चे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, बच्चे हमारे साथ भी इतना अच्छे से कनेक्ट करते हैं। एंड सो या वन लास्ट थिंग जो मैं बोलना चाहूंगी वो ये है कि आज जैसे 14th of March है, राइट, एंड आज के ही दिन एग्जैक्टली एक साल पहले हमने हमारा एक स्टूडेंट प्रोग्राम, ऑफलाइन स्टूडेंट प्रोग्राम हमने कंप्लीट किया था ऑफ जस्ट 10 सेशंस ऑफ 2 hours, ओके। और इसमें हम यही सारी चीजों के बारे में बच्चों के साथ डिस्कस करते थे, गेम्स खेलते थे, रोल प्लेस करते थे, स्टोरीज बताते थे उनको एक्सेट्रा। एंड ये लास्ट जो सेशन था वो हमारे लिए इसलिए इतना स्पेशल था क्योंकि वो सेशन हमने प्लान किया था एक बहुत ही पॉजिटिव इमोशनल ग्रैटिट्यूड पे। और बच्चों ने क्या किया, हमने उनको टास्क दिया था कि अच्छा आप किसी को एक ग्रैटिट्यूड लेटर लिखो, और सारे के सारे बच्चों ने हम ही सब फैसिलिटेटर्स के लिए इतने सारे थैंक यू लेटर्स लिखे थे और वो दिन हमारे लिए इतना ज्यादा स्पेशल था। एंड आज एक साल हो गया है उस चीज को, एंड जो कोविड एरा है, तो हम उन फॉन्ड मेमोरीज को अभी भी साथ में लेके चलते हैं और हम रियली होप करते हैं कि ये चीजें और बच्चों तक और पेरेंट्स और इंडिविजुअल्स तक पहुंच सके, पता चले कि ये ऐसा कुछ हो रहा है, हम अपने आप को कंट्रोल कर सके। सो दिस इज हाउ टू कंट्रोल योरसेल्फ। आई मीन तभी हमको समझ पाएंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो कंक्लूजन में निकली वो ये थी कि सबसे पहले हमें आगे लेके उन चीजों को समझना पड़ेगा ताकि हमारे सराउंडिंग के लोग, फॉर एग्जांपल मैं सपोज करो हम अपना कंपनी रन कर रहे हैं तो हमारे पास 25 से 30 लोग हैं, तो वो हमसे क्या सीखते हैं, हमसे क्या वैल्यू उनको मिलती है। हमारे घर में जाते हैं तो हमारे बच्चों से हमें क्या वैल्यू मिलती है, या हमारे बच्चों में जो वैल्यू जो चीज बिल्डअप हुई है उससे उसके सराउंडिंग के लोग कैसे समझते हैं और उस पर्टिकुलर लेवल से डील करते हैं। सो ये चीज एक कंक्लूजन जो समझ में आया, और डेफिनेटली वी ट्राई टू ओवरकम दीज थिंग्स। एंड ये जो डिस्कशन था ये बहुत कमाल का डिस्कशन था और बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए तुम्हारे? मुझे तो लगा कि अभी तुम्हारे क्वेश्चंस ही बचे होंगे क्योंकि बिकॉज़ आई डीरेल्ड इन बिटवीन, इसीलिए आप तक आ रहा था। आप अब कुछ क्वेश्चंस लेके आओ ताकि उन पे कंटिन्यू कर सकें। अरे मेरे क्वेश्चंस तो मेरे पास इतने हैं कि मैं 3 दिन तक हम ये कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई स्मृति के पास टाइम कितना है। So Amit, actually जो आप बता रहे थे ना कि going back to once again the assessments part that you were curious about, in fact
my first exposure to social emotional learning was through a big project on social emotional learning assessments. And हमने 1.5 साल तक उस पर रिसर्च किया था, एंड हमने इंडिया के लिए रेलेवेंट असेसमेंट्स बनाए थे, और इतने सारे असेसमेंट्स बनाए थे या सर्वेस वगैरह बनाए थे ऑन सोशल इमोशनल लर्निंग, एटीट्यूड्स, वैल्यूज, बिलीफ्स, prejudices, and the culture in general, your school culture and everything, कि वो सारे सर्वेज 3 दिन तक चले थे. इतने सारे हमने उस पे क्वेश्चंस और सर्वेज बनाए थे ऐसे. सो उसमें वही है कि इतने सारे तरीके हैं टू असेस ऑल ऑफ दीज डिफरेंट पैरामीटर्स. तो एक तो वही है कि एक होता है लेवल ऑफ स्किल्स, फिर होता है कि योर वैल्यू सिस्टम और बिलीफ्स, जो कि बहुत मुश्किल होता है टू असेस. सो हम ने उस तरीके से असेस इसे करने की कोशिश करी थी कि सबसे पहले आपको कितना पता है अबाउट व्हाट इमोशंस यू आर फीलिंग इन डिफरेंट सिचुएशंस. फिर आप उन इमोशंस के साथ आप कैसे करते हैं, डू यू गिव इन टू रिफ्लेक्सेस, या आप थोड़ा सा सोच समझ के उस पर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हो. एंड वी डिड दिस इन अ वेरी सिचुएशन बेस्ड मैनर, कि अच्छा आपके पीछे कुत्ता पड़ गया तो आपको क्या फील होगा, या फिर कि आप अपना फेवरेट खाना लेके आए थे स्कूल में, और वो रिसेस होते ही किसी ने आपको धक्का मारा और आपने अभी तक खाया भी नहीं था और वो गिर गया, तो आप क्या फील करोगे, फिर आप क्या करोगे, एटसेट्रा. राइट. सो ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, और इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग असेसमेंट्स होते हैं कि जिससे आप सेल्फ रिपोर्ट एज इन खुद का असेसमेंट कर सकते हो. फिर पीयर्स का भी असेसमेंट ऐसे हो सकता है, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे भी हो सकता है, और ऐसे ये तो अलग अलग मेथड्स हैं. और फिर उसमें भी अलग अलग आप क्या चीज को मेजर करने की आप कोशिश कर रहे हो, कि फिर इसमें वो भी सारी चीजें होती है कि सिविक सेंस हो गया, या पेट्रियटिज्म हो गया, या आप अलग अलग ग्रुप्स के बारे में कैसा फील करते हो. कि जैसे हम कास्टिज्म की बात अगर देख ले तो अभी भी ये होता है कि अलग अलग बर्तन रखते हैं लोग घर में, या फिर अलग अलग गांव में अगर आप कभी चले जाओ तो अलग अलग हैंडपंप्स होते हैं. कुछ कास्ट के लोगों को जाना कहीं अलाउड नहीं. तो ये सारी टॉपिक्स हमने उठाए थे और हम इस पे पूरा असेसमेंट कर रहे थे. सो इसमें भी बहुत सारे पहलू होते हैं, बट हाँ एज यू सेड 3 दिन लग जाएंगे इसके लिए इस पे डिटेल में बात करने में. चलिए, तो हम 3 दिन वाले पे नहीं, लेकिन एक दो क्विक क्वेश्चन पूछता हूँ. उसका हम शॉर्ट लाइक आंसर ले सकते हैं एंड वी रैप इट अप. सो बेसिकली अभी तक तो बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करके, बहुत सारी चीजें जानने समझने को मिल रही हैं. और तो उसमें अभी तक रहा कि हम लोगों ने माइंडफुलनेस के बारे में बात की, हमने अपने इमोशंस के बारे में बात की, हमें ये बिहेवियर के बारे में बात की, ये इमोशंस आ रहा है तो कैसे आ रहा है, उसको भी हम डिस्टेंट मैनेज करते हुए हम कैसे सोच सकते हैं, जस्ट रिफ्लेक्ट अपॉन इट कि अच्छा मेरे अंदर ये इमोशन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, मुझे कुछ आ रहा है, प्यार आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, नफरत आ रहा है, व्हाटएवर आ रहा है, क्यों आ रहा है, ऐसा क्या हुआ. सो व्हेन यू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग, तो इमोशंस को भी, अपने खुद के इमोशंस को भी थोड़ा सा दूर रख के खुद रिफ्लेक्ट करो कि ऐसा क्यों हो रहा है. मे बी यू विल फाइंड योर ओन आंसर. बट अभी जब संदीप ने बात करने लगा कि भाई इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली मेरा भी है ना, मैंने बोला कि why I came into this sector, और जो भी मैं कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, कि how do we create a slightly better environment. तो एक चीज होता है कि इसको प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ योरसेल्फ. तो हम इंडिविजुअल का एक क्वेश्चन था कि एज एन इंडिविजुअल, सो लेट्स से हाउ शुड वी प्रैक्टिस SEL at home, work and outside, right? तो ये इधर हम घर पे हैं या हम काम पे हैं, और या तो हम बाहर कहीं घूम फिर रहे हैं. तो इन तीनों स्पेस में कैसे हम कर सकते हैं. इनफैक्ट वर्क पे स्पेसिफिकली मैं संदीप को थोड़ा इसमें टारगेट कर रहा हूँ, बिकॉज ही इज लाइक एन एम्प्लॉयर एंड एंटरप्रेन्योर, ही हैज मेनी पीपल वर्किंग. हाउ कैन, लेट्स से, पीपल लाइक हिम can create SEL friendly workplace,
right? Where people are valued, उनके they are engaged, they are not just seen as a कि भाई doesn't matter, ये काम दिया है, ये काम कर दो, right? कल तक मुझे ये चाहिए, right? Compared to हाँ कल तक तो चाहिए, but these are also could be ways क्या support चाहिए वगैरह वगैरह whatever, I don't know. So how do we create what could be like as an individual my behavior at home, work and outside, and if I want to create a, क्योंकि ये बड़ा environment से ही होता है, अगर वो environment में नहीं है, people don't feel welcome, they then don't open emotionally, and you are always 10 साल भी आपके साथ काम करनी, but they are never connected with you. तो वैसा workplace environment कैसे बना सकते हैं? And final will come to, I was thinking because we are talking too much about feelings, and these days one big major problem is कि भाई possibly we don't know how to manage our feelings. So while we are thinking about business management, environment management, can we also talk about feelings management? Right. Sure. Too many questions? So, याद रहेगा कि भूल जाओगे? मैं reminder दे सकता हूँ. नहीं, याद तो रहेगा. But the thing is कि इसके जो answers है वो वही कि वैसे तो lifetime लग जाती है to master all of these things, and कि इन्हें मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा कि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है वो थोड़े से पॉइंट्स बता सकूं इन चीजों के लिए. तो पहले तो आपने पूछा कि ये चीजें हम SEL खुद कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं एट होम एंड स्पेशली हियर इन जैसे इन ऑल आवर केसेस इन द वर्कप्लेस. सो द फर्स्ट थिंग आई फील इज एक सिंपल चेंज हम कर सकते हैं विच इज आस्किंग rather than telling. कि फॉर एग्जाम्पल हमने बोल दिया कि अज्यूम करके कुछ भी हमने कह दिया किसी को, फॉर एग्जाम्पल कि ये इंसान तो लेट्स से कामचोर ही है तो ये कर नहीं रहे हैं अपना काम, और हम उन्हें बोल देते हैं कि अच्छा ये अगर इस समय तक नहीं हुआ तो देख लेना, राइट? एज अपोज्ड टू कि हम कोई भी चीज है उनको पूछे, उनकी स्टोरी समझने की कोशिश करें, एंड हम उनके साथ मिलके ये सोचे कि अच्छा तो हम ये कैसे कर सकते हैं. ये कभी भी किसी ने किसी को पूछा नहीं होता. जैसे स्कूल से लेके किसी भी हमारे जर्नी में पेरेंट्स आप देख लीजिए, कुछ भी है, वो चॉइस इंसान को यूजुअली नहीं दी जाती, और जो कि बहुत जरूरी होता है. सेम एग्जाम्पल अगर मैं बच्चों के केस में लूं तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल पेरेंटिंग एडवाइस जिसे रिसर्च में बोला जाता है कि बच्चों को चॉइस दीजिए आप. सो जैसे हम जैसे कल ही मैं देख रही थी किसी को, तो वो मैं कहीं तो बाहर थी और वो पेरेंट अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को पानी पिलाने की कोशिश कर रहा था. अरे पहले उसे पूछ तो लो कि उसे पानी पीना है या नहीं पीना. उसे जब भी प्यास लगेगी वो पानी मांगेगा या पानी पी लेगा, राइट? वो वाली चीज है कि पूछना रादर देन अथॉरिटेटिवली उन्हें बोलना कि बस तुम्हें यही करना है. सो उस चीज से कोई भी इंसान की ओनरशिप उसके पास रहेगी कि मुझे अगर कोई बोले कि अच्छा तुम्हें फॉर एग्जाम्पल कि ये इंटरव्यू करना ही है और कल 11:30 बजे ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, तो मुझे कैसा लगेगा? एज अपोज टू, सो ना तो उसमें रिस्पेक्ट है, ना तो उसमें कंसिडरेशन है, ना फॉर एग्जाम्पल बहुत एक क्रूड एग्जाम्पल है, ना तो उसमें आप दूसरे इंसान को समझने की कोशिश कर रहे हो. एज अपोज टू जैसे अमित ने इतने प्यार से मुझे पूछा कल कि अच्छा ये है पूरा कॉन्टेक्स्ट और हम इस टॉपिक के बारे में समझना चाहते हैं, तो क्या आप आज अवेलेबल है या कल अवेलेबल है? तो क्या हम, तो मैंने बोला हाँ अमित कल कर सकते हैं, श्योर. सो वो वाली चीज है कि वहां पे एक कॉन्वर्जेशन है, रिस्पेक्ट है, कंट्रोल जो है वो आप दूसरे इंसान को भी आप थोड़ा सा कंट्रोल या ऑटोनॉमी दे रहे हो कि वो अपने हिसाब से सोच सके, अपने हिसाब से थोड़ा सा डिसाइड कर सके, और उन्हें क्या चीज कैसे करनी है उस पर थोड़ा सा उनका भी से है, राइट? सो एक ये बहुत बड़ी बात होती है. सेकंड इज कि जो कि मैं अपने टीम के साथ भी करती हूँ कभी कभी कि जो भी मैं जैसे ट्रीट होना पसंद करूंगी मैं उनको वैसे ट्रीट करूंगी. कि अगर इफ द टेबल्स वर रिवर्स्ड
तो क्या मैं खुद को ऐसे ट्रीट होना पसंद करूंगी? इफ नॉट, तो मैं उनको ऐसे ट्रीट नहीं करूंगी। मैं हमेशा जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर फीडबैक मैं उनको देती हूँ तो फीडबैक मैं उनसे भी लेती हूँ, टीम से भी लेती हूँ। सो वो जो चीज है कि इट्स अ टू वे स्ट्रीट, एंड वो वाली एक्सपेक्टेशन नहीं है कि अच्छा आई एम इन अ सर्टेन रोल, यू आर इन अ सर्टेन रोल, तो आप बस अपने रोल के हिसाब से सोचो या बोलो। बट अपोज टू दैट, मैं ये हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं उनको उसी तरीके से ट्रीट करूँ कि जिस तरीके से मैं ट्रीट होना पसंद करूंगी। सो वहां पे भी एक वो चीज है ऑफ एम्पथी, ऑफ कंपैशन, ऑफ टर्निंग द टेबल्स, ऑफ वो जो बोलते हैं ना कि वॉक इन देयर शूज वाली चीज, कि वो क्या सोच रहे होंगे, वो क्या फील कर रहे होंगे, वो चीज को सोच के। और मैं कोशिश करती हूँ हमेशा। एंड संदीप, आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? यस यस यस, सो थैंक यू सो हाँ। मच अमित जी कि आपने इतना अच्छा टॉपिक उठाया, और मैं इस पे बहुत सारी बातें करता हूँ कि हम, क्योंकि मैंने अलग अलग 8 से 10 ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, वहाँ के बिहेवियर को मैंने अच्छे से समझा है, और हमारा कंपनी स्टार्ट करने का रीजन भी यही था कि हम कैसे डिफरेंट हैं बाकी लोगों से, क्योंकि ये एक वैल्यूएशन की बात होती है। तो हमने हमारे ऑफिस में जब से हमने 4 से 5 साल से हमने जो काम किया है, तो मेरा हमेशा से जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे फील होती थी कि टाइमिंग को लेके, टाइमिंग 10 से 7 है लेकिन 9 बजे तक हम बैठे रहते थे। अभी मैं क्या करता हूँ पिछले 3 साल से कि मैं 9:30 से 6:30 बजे का टाइम है, मैं 6:30 बजे के बाद मुझे कोई भी बैठा दिखता है तो मैं जाके बोलता हूँ कि शादी नहीं हुई है कि तुम्हारी? सर नहीं हुई है। तो गर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारी? सर नहीं है। तो जाओ बनाओ, 6:30 बजे के बाद तुम्हारी लाइफ स्टार्ट हो जाती है, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मैं तुम्हें इतना काम दे दूंगा कि तुम 25 दिन तक भी यहाँ से नहीं जा सकते। सो बैलेंस योर लाइफ, आई मीन तुम अपनी अपनी लाइफ को जियो, तुम अपने अपने काम को जियो, और काम तो इतना है, तो मैं उसी माइंडसेट के साथ रहता हूँ। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो लोग हैं ये फैमिली है, क्योंकि लोगों से काम बनता है। कंपनी कोई कंपनी नहीं होती, कंपनी का मतलब लोग है। लोग कौन? ये एक बंदा है, ये कंपनी है। एक एक लोग को जोड़ के कंपनी बनती है। जब एक एक बंदे को रेस्पेक्ट दोगे तो आप कंपनी को रेस्पेक्ट देते हो। जब एक एक बंदे को के थॉट्स का आप लेते हो तो आप एक अच्छा सजेशन लेते हो। तो ये मैं अभी हमारे ऑफिस में हम करते हैं। और जैसा कि आपने बहुत अच्छा बताया, आस्किंग। सो अभी भी हम जैसे किसी को बुलाना होता है या किसी को कुछ भी टास्क देना होता है, तो हम इसी पर्सपेक्टिव से हम जाते हैं कि हम पूछते हैं और सारी चीजें। और दूसरी एक अच्छी चीज क्या होती है कि जब आप किसी को रेस्पेक्ट देते हो तो आप उस रेस्पेक्ट के बदले आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे कि मैं उनको 6:30 बजे के बाद बोलता हूँ कि घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसके बाद नहीं करना। फिर कभी हमें जरूरत होती है संडे को भी, तो मैं एक कॉल करता हूँ कि क्या हम आज देख सकते हैं। तो उनका पहला रिएक्शन ये होता है, सर आज क्या आप बोलो रात को 12 बजे तक बैठ जाएंगे। तो वो एक रिएक्शन आता है, और लिटरली मैं इतना अच्छा फील करता हूँ उस चीज को देख के, क्योंकि जो हमारी टीम है वो बहुत सपोर्टिव है। वो इसलिए नहीं कि जैसे हमारे गांव में कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो हम जब उनको एक रेस्पेक्ट देते हैं तो हमें वो रेस्पेक्ट मिलती है। जब हम उनको एक वैल्यूएशन देते हैं तो हमें वो वैल्यूएशन मिलता है। तो ये हम करने की कोशिश करते हैं। और हम जितना भी हमारे साथ प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि ये देखो क्या मैंने आपको बताया था ना कि जर्नी है ये, आप जर्नी में क्या क्या चीजें फेस करके आए हो और आप उसको कैसे लेके जा रहे हो, तो वो हम कोशिश करते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी रहती है कि आप किसी को भी बांध नहीं सकते किसी चीज को लेके। तो मैं हमेशा, ये मेरा माइंडसेट रहता है कि जब भी कोई इंटर्न आता है या जब भी कोई बंदा जॉब के लिए आता है, तो उनका पहला क्वेश्चन होता है, सर इज देयर एनी बॉन्ड? सो माय फर्स्ट आंसर इज, इस दुनिया में कोई बॉन्ड नहीं है। जब तक आप मेरे लिए वैल्यूबल रहोगे, मेरे लिए काम करोगे, और जब तक मैं आपके लिए वैल्यूबल रहूंगा, मैं आपके लिए काम करूंगा। तो बॉन्ड नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो इन चीजों के पीछे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक दूसरे के इट इज अ टू वे प्रोसेस। अगर आप उन चीजों को उस तरीके से लोगे तो आपको उसी तरह का वैल्यूएशन मिलेगा, उसी तरह का रेस्पेक्ट मिलेगा, या उसी तरह का आउटकम और फ्रूटफुल मिलेगा। सो ये मैं समझता हूँ और मैं इस तरह की चीजें करता हूँ। तो ये मेरा अपना माइंडसेट था जो मैंने समझा था और अप्लाई कर रहा हूँ। लवली, लवली, लवली। हाँ, और ये सारी चीजें आपने जो कही, लाइक मैं काफी चीजों से वहां पे सहमत हूँ। एंड ये बहुत जरूरी है, लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स, वर्क लाइफ बैलेंस, एंड कि जब भी जरूरत है तब करना। एंड एज यू सेड कि कंपनी कल्चर,
तो कंपनी के लोगों से ही बनता है. तो दैट इज ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल. सो अमित, वुड यू लाइक मी टू टेक द लास्ट क्वेश्चन, जो आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि हम कैसे हमारे इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं, दैट क्वेश्चन. श्योर. सो यहाँ पे I would like to quote some points from Daniel Goleman's Emotional Intelligence book, which is a timeless book. काफी पुरानी है, but it's a timeless book. What's the name of the book? Emotional Intelligence. Yeah, Emotional Intelligence by Daniel Goleman. So उसमें कुछ जो चीजें वो बोलते हैं, एंड उसमें भी वो ये जो दो तरीके के इमोशंस हैं उन्हें सेपरेट करते हैं. कि एक है जहां पे हम लो फील कर रहे हैं, जहां पे हम सैड फील कर रहे हैं, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही, वो वाला इमोशन, राइट. सो उस वाले इमोशन को मैनेज करने के लिए उस बुक में रेकमेंड किया गया है कि आप इनमें से कुछ चीजें कर सकते हैं. कि सबसे पहला तो है कि आप कोई एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं. सो आपका जब आप लो या सैड फील कर रहे हैं तो आपके बॉडी का एनर्जी काफी कम हो गया है. तो एरोबिक एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में वो हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होंगे, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बढ़ेगा. तो उससे आप थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी वाले स्टेज में जा सकते हो. फिर वो बोलते हैं कि आप जब लो फील कर रहे हो तो आपको छोटे छोटे विंस की जरूरत है, कि यू नीड स्मॉल विंस. सो फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना टेबल साफ कर सकती हूँ, या फिर अगर मेरे गोल लिस्ट में अगर मुझे लो फील हो रहा है तो मेरे गोल लिस्ट में 3 सबसे सिंपल टास्क या गोल उठा के मैं उन्हें कंप्लीट कर सकती हूँ. सो उससे भी मेरे बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स सेक्रेट होंगे. सो मुझे लगेगा कि अच्छा मैंने कुछ अकॉम्प्लिश किया. तो उससे भी मैं अपने वो लो वाले इमोशन को रेगुलेट कर सकती हूँ. जर्नलिंग, व्हेन यू आर फीलिंग लो, वो वाले स्टेट में जर्नलिंग एंड थिंकिंग ऑफ, especially thinking of things that we are grateful for, things that are going right, or the things that are good. So जैसे इस एक्टिविटी को कभी-कभी बोलते हैं 3 good things. तो ये आप लिख सकते हो कि आपके लाइफ में अच्छी क्या क्या चीजें हैं, अच्छे कौन से लोग हैं, what are you grateful for. So ये तो हो गया कि जब हम कभी लो फील कर रहे होते हैं और उन चीजों के बारे में इतने ज्यादा लोग बात नहीं करते या एड्रेस नहीं करते, या कभी हम लो होते हैं तो हम सिर्फ अपने शेल में चले जाते हैं, राइट. एंड ऑफ कोर्स टॉकिंग टू समबडी, अ फ्रेंड, कि जिनके साथ आप बात करो, एंड वो कुछ भी बात हो सकती है. इफ नॉट अबाउट like whatever you're feeling low about, you just talk to them if you feel like, and like just chat about like just normal things. तो वो भी चीज काफी हेल्प करता है to stay connected to somebody and to feel connected to somebody. तो वो चीज बहुत ज्यादा हेल्प करता है. Coming to high energy या एंगर वाले स्टेट में जब हम होते हैं, या एकदम हाइपर स्टेट में होते हैं, जब कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग एकदम वो ब्लॉक हो जाता है, या यू आर वेरी एंग्री, यू आर फ्रस्ट्रेटेड अबाउट समथिंग एक्सेट्रा. उस चीज को मैनेज करने के लिए, जैसे वहां पे ये आप सोच सकते हो कि व्हेन वी आर एंग्री वो इतना ज्यादा एनर्जी बिल्डअप हो रहा है, राइट. हमें लग रहा है कि अरे मैं क्या कर बैठूंगी अभी, ऐसा वाला वो फीलिंग होता है कि इट्स अगेन यू वांट टू पंच समथिंग, वैसी वाली एकदम फीलिंग या एनर्जी आप पे हावी हो जाती है, राइट. सो तब वो बोलते हैं कि गो फॉर अ माइंडफुल वॉक. तब वो आपको माइंडफुल होने पे एनकरेज करते हैं, कि जिससे आप थोड़ा सा शांत हो पाओगे. वहां पे अगर मैं जैसे कभी कभी ये एक मिसकंसेप्शन होता है कि अगर मैं अपना गुस्सा निकाल दूंगी, जैसे बॉक्सिंग करूंगी, या जो भी चीज से मुझे गुस्सा हो रहा है उसके बारे में मैं ज्यादा बात करूंगी या किसी से बात करूंगी, that does not necessarily help. एंड ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जब अगर मैं गुस्से में हूँ तो मैं उसी चीज के बारे में अगर बात करूंगी या वही
लाइक बॉक्सिंग या इस टाइप के और एनर्जी वाले चीजें करूंगी तो वो गुस्सा मेरा शांत होगा? नो। या गुस्सा निकल जाएगा? नो। ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप या तो उस सिचुएशन से दूर हो जाओ, जैसे अगर मेरी किसी से लड़ाई हो रही है या जो भी है, या अगर मैं उस सिचुएशन में हूँ और मुझे पता है कि अब ये पॉइंट पे मैं पहुंच चुकी हूँ जब मैं कुछ ऐसा बोल दूंगी या कर दूंगी जो मैं रिग्रेट करूंगी, तो वहां से सबसे पहले उस सिचुएशन से हट जाइए कि आपको पता है। एंड ये वो अवेयरनेस होना चाहिए कि मुझे भी नहीं बोलना, क्योंकि ऐसा करने से मतलब मुझे वो इंसान नहीं बनना कि वो किसी को भी कुछ भी बोल दे। क्यों बनना है? क्यों किसी को हर्ट करना है? वो वाला अवेयरनेस और चॉइस भी होना चाहिए। तो वहां से हट जाइए उस सिचुएशन से। फिर दूसरी बात, खुद को काम करने की कोशिश कीजिए थ्रू माइंडफुलनेस, थ्रू looking around, trying to be present, trying to calm down through breathing, all of these things. पानी पी सकते हैं, कि पानी पीना भी can be a very very mindful exercise, कि आप उसको भी ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो आपको लाइक आपके थ्रोट में कैसे फील हो रहा है। लाइक वो पानी भी आपको शांत कर सकता है। एंड यहाँ पे भी वो रिकमेंड करते हैं कि आप म्यूजिक सुन सकते हो, कि आप उस मोमेंट पे आप म्यूजिक या ऐसे कोई अगर सूदिंग या आपका कोई फेवरेट म्यूजिक है तो वो सुन सकते हो, टू थोड़ा सा आपको खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम दैट सिचुएशन। एंड वन थिंग, लास्ट पॉइंट अगर मैं कुछ बोलूं जो कि कॉमन है फॉर बोथ दीज सिचुएशंस, इज टू फोकस ऑन योर थॉट्स एंड रीथिंक द सिचुएशन। कि कोई भी चीज में है कि जो भी अगर मैं सोच रही हूँ कि यार कोई मुझसे गलती हो गई फॉर एग्जाम्पल, और मैं सोच रही हूँ कि यार ये सारी मेरी गलती है, मुझसे कोई भी चीज ढंग से होती नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा, अगर मैं ऐसे सोचूंगी तो कोई फायदा नहीं है। तो उसी थॉट को थोड़ा सा अवेयर होके अगर आप लिख रहे हो और वो थॉट्स बाहर आ रहे हैं तो उसको रीथिंक अगर हम करने की कोशिश करेंगे इन अ स्लाइटली न्यूट्रल वे, कि जो कोई भी सिचुएशन को देखने के क्योंकि इतने सारे तरीके होते हैं, राइट? सो अगर मैं गुस्सा हूं तो भी मैं सोचने की कोशिश करूं कि इसमें से क्या क्या मेरे अजम्पशंस हैं या क्या क्या मेरे ख्याली पुलाव है और क्या क्या फैक्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल, कोई लेट आता है और मुझे गुस्सा आता है तो मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि वो इंसान जानबूझ के लेट आ रहा है या वो इंसान हमेशा लेट आता है, जबकि ये चीजें सही हो या नहीं हो। तो मैं अपने उस अजम्पशन को चैलेंज करके ये सोच सकती हूँ कि वो इंसान क्यों लेट आया हो सकता है या हो सकती है, और फिर मैं शायद उससे पूछ सकती हूँ कि इतना लेट क्यों हो गया, एटसेट्रा, राइट? सो ये है कि अपने थॉट के बारे में कि कौन सा थॉट या बिलीफ ये इमोशन मेरा कॉज कर रहा है, उसको अगर हम रीथिंक करें, जैसे हम काउंसिल में कभी कभी इंटरनली हम बोलते हैं नजरिया बदलो, कि हमारे सोचने का नजरिया बदलो, तो उससे वो जो इमोशन है काफी हद तक सही में एड्रेस होता है। सो दैट इज माय like a crash course on how to manage your emotions. Wonderful. Really enjoyed this conversation. Lovely talking to you. बहुत सारी बातें की. Once again हम तो इस पे कंटिन्यू कर सकते हैं, but certainly we have to end this conversation yes. somewhere. तो अभी करते हैं. जी बिल्कुल. Lovely talking to you on all of these things. I have also taken notes. In fact, this has also been very एक सब्जेक्ट जो which is very close to my heart, but और भी बाकी चीजों में आप उलझ जाते हो और कई बार वो फिर इंटरेस्ट दूर हो जाता है. but after talking to you once again I'm getting that motivation कि भाई इस सब्जेक्ट पे और पढ़ना है, समझने की जरूरत है, करने की जरूरत है. Lovely. Wow, Sandeep, back to you. Yeah, thank you so much. And बहुत अच्छे questions और answers थे और बहुत कुछ इससे हमें सीखने को मिला. और through this video we will explore to, we will deliver this video to the all who looking for same kind of content. So thank you so much,
स्मृति, and thank you so much. Thank you so much guys. बहुत मजा आया आप लोगों को. Thank you very much. Take care. Have a lovely day. Yes. Thank you.